2023 की जो सेकंड ग्रेड हुई थी, रोजर बाइवी का जो 5E का मॉडल है निर्मितवाद का, उसमें से प्रश्न पूछा था। और आरपीएससी का लगभग पैटर्न मुझे समझ में जहाँ तक आता है, एक पेपर छोड़ के दूसरा पेपर लगभग उस टॉपिक से रिलेवेंट पूछ लेता है वो। तो अभी मेरे ख्याल से 5 से 10 मिनट में अपन इसको बहुत ही अच्छे ढंग से अंतिम समय में कैसे रिवीजन किया जाता है वो अपन डिस्कस कर लेंगे। हालांकि ये वीडियो थोड़ा सा लेट आएगा क्योंकि रात्रि के 10:30 हो गए हैं, मुझे अभी थोड़ा सा समय मिला, तो मुझे लगा कि सोने से अच्छा है अपन थोड़ी सी चीज़ों को रिवाइज़ करवा के। हालांकि कुछ सीरियस कैंडिडेट जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं सो गए होंगे, पर सुबह उठ के आप इसको ज़रूर देखना, रिवीजन कर लेना। जब भी आप खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, आराम से ये 5-7 मिनट वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सबसे पहले देखो, निर्मितवाद अवधारणा क्या है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि बच्चा अपने ज्ञान का स्वयं निर्माण कर सकता है। और ये तय बात है, आप बच्चे को कितना ही पढ़ा लिखा दो, जब तक वो अपने मतलब ज्ञान का उपयोग नहीं करेगा, उसका नॉलेज जीरो है। आप चीज़ें खुद भी पढ़ते हो, अगर आप उसको रियल लाइफ में लागू नहीं करते हो ना, तो वो चीज़ें कभी स्थायी नहीं होंगी। और निर्मितवाद यही कहता है कि बच्चे को आप ओपनली छोड़ दो। आप एक सुविधा प्रदाता, जैसे इसमें टीचर जो होता है सुविधा प्रदाता होता है, समय समय पे क्या बताना है, कुछ चीज़ें हेल्प करनी है उसके लिए बस। क्योंकि यहाँ लर्नर क्या है, एक्टिव है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है, सक्रिय है। आप तो बस उसकी रुचि उत्पन्न कर दो। जैसे कई टीचर होते हैं ना जो विषय में रुचि उत्पन्न कर देते हैं, कितना ही टॉपिक हार्ड हो, एक बार वो समझ में आ गया ना, बच्चा खुद निर्माण जो है उसका कर लेगा, जैसे जीन पियाजे ने कहा था। तो उसी की अवधारणा है 5E मॉडल। रोजर बाइवी जो अमेरिका के थे, उन्होंने इस मॉडल को दिया था। तो इसमें कुछ भी नहीं है। एक तो देखो ये 5 नाम है ना, 5E का मतलब 5E है। एक बार तो प्रश्न आ गया है, देखो ये क्रम वाला प्रश्न जिसमें 4 दिए थे, 4E। तो क्रम वाला प्रश्न अपन को पहले देखना है। तो देखो पहले तो 5E में पहले E का मतलब है इंगेज, दूसरा है एक्सप्लोर, तीसरा है एक्सप्लेन, चौथा है एलिबरेट और पांचवा है इवेल्युएट यानी मूल्यांकन। अब देखो इसको याद कैसे रखोगे यदि क्रम वाला क्वेश्चन आ गई। तो देखो सबसे पहले देखो इंगेज आएगा, इंगेज का मतलब शामिल करना। और आप इसको ऐसे याद रखना कि शादी जब होती है उससे पहले क्या होती है, इंगेजमेंट होती है। तो इंगेजमेंट पहले ही होती है ना। अब कोई हार्दिक पांड्या वाला वो धड़ मत पेश कर देना, अपन को याद करना है। तो इंगेजमेंट पहले होती है, तो पहले तो याद ये रखना है। और सबसे अंत में हमेशा आप जानते हो क्या होता है, मूल्यांकन होता है। इसका मतलब इवेल्युएट, ये सबसे लास्ट में होगा। 2 तो याद हो गए, अब बच गए 3 में 2 ही याद करने हैं। एक तो याद कर लो ये वाला एक्सप्लोर, और एक आपका याद कर लो एक्सप्लेन। इसको कैसे याद करोगे, जैसे मान लो आपकी इंगेजमेंट होगी, शादी भी होगी, और शादी के बाद क्या करोगे, आप एक्सप्लोर करोगे और उसके बाद ही आप एक्सप्लेन करोगे। पहले एक्सप्लेन थोड़ी करोगे, शादी से पहले तो कोई एक्सप्लेन नहीं करता ना, शादी होने के बाद ही बताता है कि यार शादी तो बहुत बढ़िया चीज़ है, या शादी तो नहीं करनी चाहिए, है ना। क्यों, क्योंकि उसने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है ना। जब एक्सप्लोर कर लोगे ना आप, फिर आप एक्सप्लेन खुद ही दे दोगे कि एक बार रुक जाए यार, शादी ना कर, पढ़ाई कर ले बढ़िया तरीके, है ना। क्योंकि एक्सप्लेन हमेशा बाद में आएगा। और एलोबरेट, इसको याद करने की जरूरत ही नहीं है। जब 4 चीज़ें याद होगी ना, तो अपने आप ऑप्शन से आप निकाल लोगे। ये तो एक तरीका है अपन को इन चीज़ों को याद करने का। अब इनमें मोटी मोटी बात क्या है, तो सबसे पहले मैंने कहा इंगेजमेंट यानी इंगेज। बच्चों में इंगेज का मतलब होता है एक प्रकार से रुचि उत्पन्न करना, बच्चे को एक्टिव करना। जिससे बच्चे क्लास में नींद लेते हैं, और अपन जब पढ़ाते हैं तो अपन को सबसे पहले बच्चों से प्रश्न करना चाहिए। अपन प्रश्न करते हैं तो बच्चा मतलब एक, जैसे मान लीजिए कोई उदाहरण देता हूँ मैं, जैसे मान लीजिए पेड़ पौधे हैं। अब अपन ने क्लास में जाके बोला कि यार ये पेड़ पौधे जीवित कैसे रहते हैं, भाई जीवित कैसे रहते हैं। बच्चों के दिमाग में है कि हाँ यार ये बात तो नहीं जानते हैं, बच्चे यही सोचते हैं कि यार जीवित कैसे रहते हैं, ये खाना कहाँ से खाते हैं, ये ना कोई रसोई में जाते हैं। तो थोड़ा सा बच्चे की रुचि पैदा होती है। और अपन को इंगेज का मतलब यही है कि अपन कोई भी क्रियाकलाप करवा रहे हैं बच्चे के, यदि ज्ञान के निर्माण की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसमें रुचि उत्पन्न करो, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। जब बच्चा तैयार हो जाएगा तो ये तय बात है कि उस चीज़ को वो सीख ही लेगा। तो सबसे पहले अपन को रुचि उत्पन्न करनी है, जिज्ञासा उत्पन्न करनी है पूर्व ज्ञान से। ये एक बेहतर तरीका है बच्चे को पूर्व ज्ञान से जोड़ना, कि बच्चे को कितना नॉलेज है। पूर्व ज्ञान से बच्चे के बिहेवियर का पता चल जाता है कि बच्चा पहले से इस चीज़ को कितना जानता है, हमें कितना प्रयास करना है। ये कुछ कीवर्ड हैं जो आपके एग्जाम में किसी भी प्रश्न में, देखो आजकल अप्लाइड क्वेश्चन आ रहा है, इस बात में कोई दो राय नहीं, और यहाँ से भी अप्लाइड क्वेश्चन आराम से बन सकता है। तो ये मैंने कुछ कीवर्ड लिखे हैं, अगर ये भी याद रह गया ना तो आपका क्वेश्चन आराम से निकल जाएगा। परिस्थिति उत्पन्न करना,
कोई भी अपन बच्चे के चीज़ों को सिखाने का प्रयास कर रहे हैं तो हम उसकी परिस्थिति उत्पन्न करते हैं, है ना। वास्तविक समस्या को पेश कर दिया, कोई समस्या है उसको अपन ने बच्चों के सामने पेश कर दिया और बच्चों से बोला कि यार अब अपन क्या करें, तो बच्चों की जिज्ञासा होगी यार ऐसी समस्या है तो कैसे हल करेंगे, हैं। तो ये है सबसे पहला आपका इंगेज, कोई दिक्कत नहीं, मेरे ख्याल से तो याद रह जाएगा। इसके बाद है एक्सप्लोर, और एक्सप्लोर में क्या होता है, देखो जैसे ही इंगेज में जिज्ञासा पैदा हुई, बच्चे को एक प्रकार से करंट लगा, और करंट लगते ही उसने क्या किया, खोजबीन स्टार्ट कर दी कि यार ये कैसे हो सकता है, पेड़ पौधे कैसे सांस लेते हैं, कैसे मतलब जीवित रहते हैं, क्या उनका खान पान होता है, तो वो प्रयास करते हैं उस चीज़ को खोजने का। हालांकि यहाँ पर जो वो खोजबीन कर रहे हैं वो थोड़ी सी अपने उसको साइंटिफिक नहीं मानते, क्योंकि यहाँ बच्चा अपने लेवल पे जो है उस चीज़ को खोजता है, नई अवधारणा बनाता है, प्रयोग करता है, आपस के जो साथी हैं उनसे चर्चा करता है। इसमें समूह चर्चा जो है निर्मितवाद में एक सोशल जो लर्निंग है वो भी इसको बढ़ावा देती है। ये कीवर्ड है, याद रखना आप। यानी यहाँ टीचर का उद्देश्य क्या है, गतिविधि करवाना। हालांकि वो गतिविधि यहाँ पूर्ण लेवल पर सही नहीं है, क्योंकि बच्चा अधिकतर चीज़ों को यहाँ जानता नहीं है, लेकिन वो प्रयास करता है, करंट लगता है। जैसे ही रुचि पैदा हुई, बच्चे ने क्या कर दिया, एक्सप्लोर, खोजना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद आता है एक्सप्लेन। अब वो बच्चा जो है अपने स्तर पे उस चीज़ की व्याख्या कर रहा है, और टीचर क्या कर रहा है, टीचर उस व्याख्या में सुधार कर रहा है। टीचर जो है अब उसको अच्छे से कॉन्सेप्ट बता रहा है कि केवल पानी देने से पेड़ पौधे जीवित नहीं रहते हैं, उसको सूर्य के प्रकाश की भी आवश्यकता होती है ना। तो इस तरह की चीज़ें टीचर उसको समझाता है। क्यों समझाता है, ताकि उसका जो पूर्व का ज्ञान है, जो उसने प्रयोग करके थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट बनाया है, वो अच्छे से उसके समझ में बैठ जाए कि यार केवल पानी देने से एक पेड़ पौधा जो है वो जीवित नहीं रह सकता, उसके लिए सूर्य का प्रकाश भी जरूरी है। यानी पूरी अवधारणा जो प्रकाश संश्लेषण की है वो उसको समझाने का प्रयास कर रहा है। विद्यार्थी द्वारा अपने निष्कर्ष को बताना, जो ऊपर निष्कर्ष उसने निकाला तो उसने टीचर को वो बताया, और अवधारणा जो अपनी अवधारणा बताई उसको उसने स्पष्ट किया। मेन बात है यहाँ पर बच्चा अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा यहाँ पर साइंटिफिक रूप से बिल्ड कर रहा है, टीचर भी हेल्प कर रहा है यहाँ पे। और इसके बाद आता है एलिब्रेट। ये एक प्रकार से उसका नॉलेज का सबसे उच्चतम लेवल है, जहाँ पर वह अपने ज्ञान को गहरा कर रहा है ना, डेप्थ में वो चीज़ें ले जा रहा है। और मैं एक शब्द बोलूँ कि उस ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ रहा है, तो ऐसे समझ लो कि उसका ज्ञान जो है 98% उसका ज्ञान जो है स्थायी हो गया। क्यों? क्योंकि उसने चीज़ों को वास्तविक जीवन से जोड़ना स्टार्ट कर दिया है। यानी यहाँ पर वो अपनी नॉलेज का विस्तार कर रहा है, अवधारणाओं को लागू कर रहा है, और उससे जुड़ी हुई नई नई अवधारणाएं लेकर आ रहा है। तो यहाँ पर शिक्षक जो है उसको नई गतिविधियाँ भी देता है। तो ये है आपका एलिब्रेट। और लास्ट है अंतिम मूल्यांकन। अब टीचर उनसे पूछेगा कि भाई प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो बच्चे जो है अपने आप जो है उसका जवाब दे देते हैं। यानी ये है आपका मूल्यांकन, यानी सीखने की प्रकृति को जानना। तो ये है आपका रोजर बाइवी का 5P का मॉडल सिद्धांत। मैंने तो पूरा प्रयास किया है कि शॉर्ट में आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। भाई रिवीजन मोड पे है तो अपन बहुत ज़्यादा डेप्थ में चीज़ें नहीं लेंगे, अपना क्वेश्चन जो है आराम से निकल जाए, कुछ चीज़ें बेसिक आपके समझ में आ जाए। इसके बाद देखो कुछ कीवर्ड मैं आपको बता रहा हूँ जो 5P मॉडल से जुड़े हुए हैं। एक प्रकार से इसकी विशेषताओं के तौर पे आप देख लीजिए, क्योंकि आजकल अप्लाइड क्वेश्चन आ रहे हैं कथन वाला, कारण वाला, या 3-4 कथन दे दें, तो थोड़े से आपको पॉजिटिव पॉइंट कौन से हो सकते हैं। जैसे विद्यार्थी के अंदर 5P मॉडल जो है निर्मितवाद है, रचनावाद है, कंस्ट्रक्टिविज्म है, ये पूरा का पूरा क्या है, विद्यार्थी केंद्रित है, शिक्षक केंद्रित नहीं है, अनुभव आधारित है। इसके बाद सक्रिय सहभागिता है, एक्टिव है पूरा का पूरा लर्नर। रचनावादी सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि रोजर बाइवी ने पूरा का पूरा जो है जीन पियाजे जो उन्होंने सिद्धांत दिया था पूरा उसके आधार पे उन्होंने इस सिद्धांत को जो है रखा था। इसके बाद आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है, समस्या समाधान को बढ़ावा देता है, स्थायी, यहाँ से जो बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण कर रहा है वो स्थायी है और सार्थक है। क्यों? क्योंकि उसने पहले खुद प्रयास किया और टीचर ने समझाया, तो उसका जो मूल कॉन्सेप्ट था वो और ज़्यादा बिल्ड हो गया। अंत में उसने अपने ज्ञान को वास्तविक जीवन से भी जोड़ दिया। तो सोच के देखिए उसका नॉलेज जो है स्थायी तो होगा ही होगा, परमानेंट होगा, क्योंकि चीज़ें उसने पूरी तरीके से करके सीखी हैं। सीखना रोचक बनाता है ना। इसके बाद सहयोगात्मक है पूरा का पूरा, सोशल संपर्क है, उससे बहुत कुछ सीखता है, रटने की प्रवृत्ति को कम करता है क्योंकि पूरा का पूरा क्या है, अप्लाइड है। इसके बाद करके सीखने पे ये बल देता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भाव पैदा करता है। तो ये अपना छोटा सा टॉपिक था, PYQ देख लेते हैं। विद्यार्थी किस सोपान में सीखी गई अवधारणाओं को अन्य के साथ जोड़कर अपने ज्ञान और समझ का यूज वास्तविक संसार से करता है।
सीधा का सीधा प्रश्न था कि एक बच्चे ने अपनी अवधारणा बनाई और उस अवधारणा का अब वो उपयोग जो है वास्तविक संसार से कर रहा है, वास्तविक जीवन से कर रहा है। इसका मतलब ज्ञान की उच्च लेवल की सीमा पर वो है। तो मैंने बताया था विस्तार, जिसको इंग्लिश में इलेबरेट। देखो इंग्लिश टर्म ही याद रखने, ये पांचों जो मैंने ई बताए हैं इनके इंग्लिश टर्म याद रहेगा, क्वेश्चन इजी होगा प्रश्न को हल करने के लिए। इसके बाद एक प्रश्न आपका क्रम वाला पूछा गया था, तो बिल्कुल अन्वेषण आएगा। हालांकि सबसे पहले इसने ऑप्शन में दिया नहीं था, अंत वाले 4 पूछे थे, तो अन्वेषण आ गया, व्याख्या आ गया, विस्तार आ गया और मूल्यांकन आ गया। इसके बाद देखो 5P के सिद्धांत में शिक्षक की क्या भूमिका है, तो सुविधा प्रदाता। तो ये अपना छोटा सा टॉपिक था। चूंकि रात्रि बहुत ज़्यादा हो गई, मुझे लगा कि ये टॉपिक अपना डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन पक्का फंस जाना चाहिए। तो आज की इस क्लास में इतना ही। मेरे ख्याल से मैंने पूरा प्रयास किया कि शॉर्ट में ये चीज़ें आपको समझा पाऊँ। अब आपके समझ में आए तो वीडियो को तो लाइक करना है और कमेंट जरूर करके जाना है, ताकि उस चीज़ को देख के मैं और भी कुछ वीडियो जो है वो बनाता रहूँ, रिविजन आपका करवाता रहूँ। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।